हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस। सीजी व्यापम मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के इस वीडियो सीरीज में कंप्यूटर के लेक्चर नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन, स्टोरेज और मेमोरी। कंप्यूटर की कार्यशैली, उसके भंडारण और उसकी मेमोरी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमको देखना है कि कंप्यूटर सिस्टम का जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, उसके जो कार्य होते हैं वह क्या होता है या क्या क्या कार्य वह करता है। तो 5 जो है वो मूल रूप से उसके क्या क्या होते हैं, कार्य होते हैं। सबसे पहला होता है इनपुटिंग। इनपुट करना मतलब डाटा को एंटर करना और इंस्ट्रक्शंस को एंटर करना कंप्यूटर सिस्टम में। दूसरा होता है स्टोरिंग, डाटा को सेव करना और इंस्ट्रक्शन को रेडी करना, जब कि उसमें क्या करना है, प्रोसेसिंग कराना है हमें, ठीक है। थर्ड है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करना मतलब होता है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म कराना, मतलब उस टास्क को वहाँ कार्यान्वित करना। अर्थमेटिक ऑपरेशन, बीजगणितीय ऑपरेशन जैसे कि जोड़ना, घटाना, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है, ये सारी चीज और इस इत्यादि और भी ऑपरेशंस होते हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं कुछ, जैसे कि इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब, ठीक है। और डेटा को कन्वर्ट करना यूजफुल इंफॉर्मेशन में। कल हमने देखा था लास्ट क्लास में कि डेटा इंफॉर्मेशन में कैसे बदलता है, ठीक है, उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। चौथा जो ऑपरेशन है हमारा वह है आउटपुटिंग। अब जो डेटा प्रोसेस्ड हुआ है, जो इंफॉर्मेशन बनी है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको मिलेगा आउटपुट। और आउटपुट को प्रोड्यूस करना ताकि जो रिजल्ट है, जो इंफॉर्मेशन है, वह क्या हो सके, या तो प्रिंटेड फॉर्म में आ सके या विजुअल डिस्प्ले हो सके, ठीक है। फिर आते हैं हम कंट्रोलिंग पर। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि डेटा का जो सीक्वेंस है, ठीक है, डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। इन सारे ऊपर के जो 4 गतिविधियां हमने देखी, उसको क्या करना, पूरा का पूरा कंट्रोल कराना, ठीक है, मतलब उसको डायरेक्शन देना, कौन से सीक्वेंस के बाद कौन सा प्रोसेस होगा यह निर्धारित करना, सारा काम होता है कंट्रोलिंग का। तो ये 5 ऑपरेशन आपको कंप्यूटर के दिखेंगे। अब हम चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, मतलब एक जो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम होता है वह कैसे कार्य करता है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम है। यहां से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं प्रोग्राम एंड डेटा पे। हमारे पास प्रोग्राम्स होंगे और हमारे पास डेटा होगा। हम उसको क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, ठीक है। इनपुट यूनिट कहां से जुड़ा होगा, तो देखिए कंट्रोल यूनिट जो है वह इनपुट को भी जोड़ेगा, वह इस स्टोरेज को भी जोड़ेगा और वह आउटपुट को भी जोड़ेगा, मतलब सभी जगह वो कंट्रोल करेगा, हमने अभी देखा था। इसके साथ साथ ALU एक इंपॉर्टेंट इसका जो फ्रेम है, या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे आप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। और ये दोनों मिलकर, कंट्रोल यूनिट प्लस आपका ALU मिलकर क्या बनाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाता है। और इसे ही क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं बीच के हमारी इस यूनिट की, इसका है स्टोरेज यूनिट, या इसे हिंदी में कहते हैं भंडारण यूनिट। अब जो भंडारण होगी वो 2 प्रकार की होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। आगे हम देखेंगे, लेक्चर में बने रहिए आप। सेकेंडरी स्टोरेज, द्वितीयक भंडारण और प्राथमिक भंडारण 2 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद ये जो यूनिट है ये आपका आउटपुट यूनिट है। आउटपुट जो है वो रिजल्ट आपको देगा विजुअल फॉर्म में, या आप उसे प्रिंटेबल फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। ये जो हार्ड लाइन दिख रही है आपको, ये जो हार्ड लाइन, ये डेटा को मतलब फ्लो बता रही है, इंस्ट्रक्शन डेटा का। और ये जो डॉटेड लाइन्स है ये बता रहा है कि कंट्रोल यूनिट किन किन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई भी प्रोग्राम और डेटा इनपुट हुआ, इनपुट यूनिट के द्वारा क्या किया जाएगा, उसे स्टोरेज यूनिट को भेजा जाएगा। स्टोरेज यूनिट क्या करेगी, यदि वो प्राइमरी स्टोरेज में जाता है तो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने का उसका पाथ रहेगा, या सेकेंडरी टू प्राइमरी भी वह आ सकता है। फिर प्राइमरी स्टोरेज के बाद उसे कहाँ भेजा जाएगा, उसे भेजा जाएगा कंट्रोल यूनिट में और इस ALU के पास, मतलब CPU में जाएगा, जहां ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होकर ये फिर से कहाँ आ जाता है, प्राइमरी में आ जाता है।
यदि इसको स्टोर करना है तो यह डेटा चला जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज में, यदि इसको आउटपुट में लेना है तो यह डेटा आउटपुट में आ जाएगा। प्लस आपका यदि इंफॉर्मेशन को प्रिंट कराना है तो आप यहाँ से फिर आउटपुट में प्रिंटर वगैरह लगा करके उसे क्या कर सकते हैं, उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो ये होता है एक सिंपल सा आपका कंप्यूटर का आर्किटेक्चर या कंप्यूटर का फ्लो डायग्राम। अब हम चलेंगे इनपुट यूनिट की ओर। तो इनपुट यूनिट क्या है, ये एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को और डेटा को आउटसाइड से, बाहर से, और कन्वर्ट करता है इसको इंस्ट्रक्शन और डेटा को कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में। मतलब आप आई दबाते हैं तो कंप्यूटर को आई बटन समझ में नहीं आता। कंप्यूटर इस जो इनपुट यूनिट है ये इसको क्या करेगा, आई को कंप्यूटर की भाषा में, मान लीजिए बाइनरी भाषा में कुछ कन्वर्ट करा करके उसे देता है, ठीक है। और कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को कहाँ देता है, कंप्यूटर में फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक। यह इनपुट यूनिट का काम हो गया। अब आउटपुट यूनिट के काम के लिए हम चलेंगे। तो आउटपुट यूनिट का काम है कि जो रिजल्ट आया उसे वो एक्सेप्ट करेगा, और अगर वो कोडेड फॉर्म में है तो वो हमारे द्वारा आसानी से नहीं समझा जा सकता, तो वो क्या करेगा, इन कोडेड रिजल्ट्स को ह्यूमन एक्सेप्टेबल या रीडेबल फॉर्म में डिस्प्ले जो दिख सके हमें, उस तरह से वो कन्वर्ट करेगा और कन्वर्टेड रिजल्ट को वो बाहर की दुनिया में भेज देगा या हमें दिखा देगा। तो ये आउटपुट यूनिट का काम हो गया, सिंपल सा है। स्टोरेज यूनिट डेटा और इंस्ट्रक्शन जो कि रिक्वायर्ड होते हैं प्रोसेसिंग के लिए, उसको ये क्या करता है, स्टोर करता है, और रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग को भी ये स्टोर करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को। फाइनल रिजल्ट जो होता है वो आउटपुट डिवाइस में जाने से पहले कहाँ आता है, हमारे स्टोरेज यूनिट पर ही आता है। हमने इसे भी देख लिया है। यदि आपको लगता है कि आपको एक बार और देखना है तो आप ये नोट्स में पीडीएफ डाल दूंगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप जाकर के इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्टोरेज कितने प्रकार का होता है, कंप्यूटर में भंडारण जो होगा वह कितने प्रकार का होगा। तो हमने देखा दो प्रकार का स्टोरेज वहां हमें दिखा। पहला था प्राथमिक स्टोरेज, जिसे प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है, और दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज। पहले देखते हैं प्राथमिक स्टोरेज का काम क्या है। ये इंफॉर्मेशन को, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है, ठीक है। दूसरा डेटा को होल्ड करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को होल्ड करता है, और ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ जॉब्स, इनके रिजल्ट्स को भी ये रखता है अपने पास। ऑपरेशन में ये फास्ट है प्राइमरी स्टोरेज, कैपेसिटी लेकिन इसकी कम है, ठीक है। क्षमता जो है, इसकी क्षमता जो है वह सेकेंडरी से कम होती है, और ये महंगे होते हैं, ठीक है। फास्ट होने के कारण ये महंगे होते हैं, और वोलेटाइल होता है। अब ये वोलेटाइल शब्द है, ये आपको बार बार दिखेगा। इसका मतलब होता है कि जब भी उसमें जो डाटा है वह आपका पावर लॉस के कारण, पावर लॉस होता है तो डाटा आपका क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। जो वोलेटाइल मेमोरी होंगी वो मेमोरी क्या होंगी, जैसे ही आपका पावर जो है, पावर कट होगा, मतलब आप सिस्टम को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें जो भी डेटा वहाँ उपस्थित रहेगा वह डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, या बोलिए कि वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज की, द्वितीयक भंडारण की बात करते हैं। इसमें प्राइमरी भंडारण से क्या अलग है वह देखते हैं। यह स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के लिए बनाया जाता है। तो देखिए ये परमानेंट स्टोरेज की तरह काम करेगा, ठीक है। डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर्ड जॉब्स की तरह ये होल्ड करेगा, मतलब ये भी परमानेंट हो गया आपका, ठीक है। फिर ये स्लो होता है प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा, प्राइमरी स्टोरेज की अपेक्षा, ओके। और इसकी कैपेसिटी लेकिन लार्ज होगी, क्योंकि हमें क्या करना है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर स्टोर कराना है, तो इसकी जो कैपेसिटी, क्षमता है वह बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू योर प्राइमरी मेमोरी। और ये बहुत सस्ता होगा प्राइमरी स्टोरेज से, क्योंकि स्लो है और उतना ज़्यादा इसमें क्या नहीं है, फास्ट नहीं है, तो इस जो कॉस्ट है वो कम होगा इसका। और डेटा को यदि पावर इसमें चला भी जाता है तो भी डेटा वहाँ आपका सेव रहता है। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी या स्टोरेज कहा जाता है, ठीक है। वो वोलेटाइल था और ये नॉन वोलेटाइल कहलाएगा। ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे ALU का। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मैंने आपको बताया कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो आप इंस्ट्रक्शन वहाँ भेजेंगे, उसका जो एग्जीक्यूशन होगा, उसका जो पालन होगा वो यहीं पर ही होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या किया जाता है, इसी के बाद से फिर जो भी डिसीजन है या जो भी ऑपरेशन प्रोसेसिंग है वो होता है। कंट्रोल यूनिट एक और इम्पॉर्टेंट भाग होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि सभी के बीच क्या करता है, प्रबंधन करेगा, मैनेज करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। संपर्क बनाए रखेगा, समन्वय बनाए रखेगा सभी अलग अलग भागों के, अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ में, ठीक है।
अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मैंने आपको अभी बताया कि ALU प्लस कंट्रोल यूनिट दोनों मिलाकर क्या बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, और सभी ऑपरेशंस का और अदर यूनिट के कंप्यूटर सिस्टम के सभी को क्या करते हैं, ये कंट्रोलिंग का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। फिर सिस्टम का कंसेप्ट में चलते हैं। सिस्टम के पास एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। सभी सिस्टम जो है वो लॉजिकली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और सभी जो एलिमेंट होंगे सिस्टम के वो एक ऐसे तरह से मैनेज होंगे, कंट्रोल होंगे, ताकि वो एक गोल अटेन कर सके। मतलब उनका एक लक्ष्य निर्धारित रहता है, उनके कार्यों का एक लक्ष्य रहेगा, ठीक है। और इंटीग्रेटेड कंपोनेंट इसमें आप देख सकते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट, स्टोरेज एंड CPU, ये सारे चीज़ को करके ये सभी एक साथ कुछ टास्क को परफॉर्म करेंगे, और जो स्टेप्स होगा उनका, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम कहा जाएगा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा क्या करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का काम करता है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया जाता है उनके साइज के हिसाब से, उनके प्रोसेसिंग स्पीड के हिसाब से, और कॉस्ट के हिसाब से, कीमत के हिसाब से। तो ये है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, बहुत ही पुराने ज़माने में। अब जो है कंप्यूटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, या सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। बट बहुत जल्दी जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन जो है वो अब उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पॉर्टेंट है। आपको जो है इसको देखना ही पड़ेगा। तो आजकल कंप्यूटर को कैसे क्लासिफाई, वर्गीकृत किया जाता है, उनके मोड ऑफ यूज़ के द्वारा, उनके प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के जो भी क्षेत्र है उनके आधार पर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पहला जो टाइप है वो है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक जो है वो पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। जो भी लोग अपने कंप्यूटर, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो पोर्टेबल कंप्यूटर, नोटबुक का मतलब आपका जो लैपटॉप हो गया, ठीक है, जो 2 किलो इस तरह से या उससे भी कम भार का होता है, जैसे कि लैपटॉप PC है, वह आपके, ठीक है, आपके गोद में वो आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होता है, ठीक। फिर लीड विथ डिस्प्ले स्क्रीन इज फोल्डेबल इन अ मैनर देन व्हेन नॉट इन यूज इट कैन बी फोल्डेड टू फ्लश विथ कीबोर्ड टू कन्वर्ट द सिस्टम इनटू नोटबुक फॉर्म। ऐसे भी सिस्टम्स आते हैं फोल्डेबल वाले, ठीक, उन्हें भी आप नोटबुक कंप्यूटर्स कहेंगे। नोटबुक कंप्यूटर्स डिज़ाइंड होते हैं चार्जेबल बैटरीज के साथ, और ये बैटरी बैकअप उन्हें रहता है, उन्हें चार्जिंग की आवश्यकता होती है जब भी उन्हें कार्य करना होता है, ठीक है। और मोस्टली ये वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, स्प्रेडशीट्स कंप्यूटिंग के लिए, डेटा एंट्री के लिए और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर पोर्टेबिलिटी की आवश्यकता होती है। पोर्टेबिलिटी मतलब आपको एक जगह से दूसरे जगह उसे ले जा कर के रखना पड़ता है या चलाना पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। MS-DOS में, मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, या MS विंडोज़ में, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आपको यहाँ से पता चल गए। ये दोनों में ये काम करते हैं। कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो GNU या लाइनक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स, यहाँ से उनके काम को कराते हैं, मतलब उनमें ये भी डला होता है। और ईच डिवाइस ऑफ लैपटॉप जो है वो कम पावर और जो ऐसा सेट होता है कि यदि उसे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो स्लीप में चला जाता है, पावर मोड या पावर सेविंग मोड में वो चला जाता है। तो मोस्टली ये क्या है, आपका जो लैपटॉप्स हैं उन्हें आप नोटबुक कंप्यूटर्स कहते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये जो इसका भाग है, इस स्क्रीन, आजकल तो सभी को पता ही है, ये फोल्डेबल होता है, ये यहाँ पर आकर के इसके ऊपर रख जाता है और बहुत ही पतला सा आपको यहाँ पर फिर एक जो आपका सिस्टम मिलेगा। पोर्टेबल है, हैंडी है और इजी टू यूज़ होता है, इसलिए ज़्यादा चलन में आता है। देन हम बात करेंगे पर्सनल कंप्यूटर्स की। ये नॉन पोर्टेबल होते हैं, मतलब इन्हें आप क्या करेंगे, एक जगह रख कर, जैसे टेबल के ऊपर रख कर आप यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑफिस टेबल्स में। फिर पर्सनल कंप्यूटिंग के डिज़ाइंस को ये मीट करते हैं चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा, और जो वयस्क हैं उनके द्वारा भी शिक्षा और मनोरंजन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग को ये सपोर्ट करता है। फिर डेस्कटॉप मॉडल होता है और टावर मॉडल होता है, 2 मॉडल होते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन MS-DOS, MS विंडो, विंडोज़ NT, लाइनक्स एंड यूनिक्स। तो इतने सारे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। ये था आपका PC।
ये देखिए, आपने देखा ही होगा, मॉनिटर है, ये सिस्टम के यूनिट है, कुछ इस तरह से आते थे जो इसके ऊपर नीचे लगा रहता था स्क्रीन के नीचे। अब मॉनिटर और अलग कर दिया गया और सीपीयू को क्या बना दिया गया, ऐसे रखने वाला बना दिया गया अलग से। माउस कहलाता है ये। माउस जो है उससे आपको कर्सर को मूव कराना पड़ता है, इधर से उधर आप मूव करा सकते हैं। कीबोर्ड से आप इंस्ट्रक्शंस डेटास को टाइप करते हैं। और ये जो है आपका सीपीयू है, ये सीपीयू में क्या होते हैं, सारी चीज़ें एंटर होती हैं। ठीक है, तो ये आपका डेस्कटॉप मॉडल है और ये टावर मॉडल है। ठीक, देन हम चलेंगे वर्क स्टेशंस पे। बहुत ज़्यादा पावरफुल जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और अदर प्रोफेशनल्स, ठीक है, ऐसे प्रोफेशनल्स को यूज़ में आते हैं, उन्हें आप वर्क स्टेशंस कहते हैं। बहुत ज़्यादा ये क्या करते हैं, पावर लेते हैं, स्टोरेज भी इनका ज़्यादा होता है और ग्राफिक डिस्प्ले बहुत अच्छा रहता है, जो कि आम तौर पर पीसीज में नहीं रहता, जो जनरली यूज पीसीज रहते हैं उसमें। ठीक, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स वगैरह रहता है। ठीक है, ऑपरेटिंग इज जनरली डिजाइन टू सपोर्ट मल्टी यूजर इन्वायरमेंट, एक से ज़्यादा यूजर्स के लिए ये बनाया जाता है। तो वर्क स्टेशन बड़े कामों के लिए और कुछ स्पेशल कामों के लिए होता है प्रोफेशनल्स के द्वारा। देन आते हैं मेन फ्रेम सिस्टम्स पर। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े संगठनों जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, हॉस्पिटल के चेन्स, रेलवेज वगैरह में यूज़ होता है। ये डेटा हैंडलिंग के लिए और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे जगहों पर यूज़ किया जाता है जहाँ पे यूज़र्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और एक समान, मतलब एक जैसे कंप्यूटिंग फैसिलिटी सभी को चाहिए। जैसे आप बोल सकते हैं बैंक्स में, रेलवेज में, तो ये बड़े बड़े सेक्टर्स में यूज़ होता है। और इनपुट आउटपुट बाउंड एप्लीकेशंस पर ये क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना है, मेन फ्रेम आपको याद रखना है। इसमें आपका एक होस्ट कंप्यूटर होगा, फ्रंट एंड कंप्यूटर होगा, बैक एंड कंप्यूटर होगा, कंसोल टर्मिनल, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव्स, मैग्नेटिक टेप्स, लाइब्रेरी होगी, यूजर टर्मिनल, प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स। टिपिकल मेन फ्रेम जो है एक लार्ज फाइल कैबिनेट की तरह दिखता है और एक बड़े रूम की इसे आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर हम एक इसके मेन फ्रेम कंप्यूटर को देख लें तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये सिस्टम का रूम है पूरा। ठीक है, यहाँ पर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव्स लगे होते हैं। ठीक है, फिर ये मैग्नेटिक टेप की लाइब्रेरी होती है, यहाँ बैकएंड प्रोसेसर होता है, ये आपका कंसोल होता है और ये जो है ये होस्ट प्रोसेसर होता है। फिर ये फ्रंट एंड प्रोसेसर होता है जिससे यूज़र्स के टर्मिनल जुड़े होते हैं और यहाँ पर आप बैठ करके यूज़र अपना काम को करता है। ठीक है, और ये यूज़र के एंट्री रूम होती है, यहाँ पर यूज़र जा करके बैठ सकता है। फिर मैग्नेटिक टेप ड्राइव यहाँ बैकएंड सपोर्ट पर लगता है, प्लॉटर और प्रिंटर लगाया जाता है। तो ऐसे ही सारे सिस्टम्स इसमें कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, हम चलेंगे नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके व्यापम एग्जाम की रेस्पेक्ट में देखा जाए तो सबसे पावरफुल और सबसे महंगे सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को ये हैंडल करता है, एयर फ्लो अराउंड एन एयरक्राफ्ट इसको सिमुलेट कर सकता है, क्रैश सिमुलेशन डिज़ाइन कर सकता है ऑटोमोबाइल का। ठीक है, ऑटोमोबाइल मतलब कार की डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, मौसम की पूर्वानुमान वेदर फोरकास्टिंग में भी ये काम आता है। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, साइंटिफिक एप्लीकेशन है और कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। ठीक है, नॉर्मली हम इसे यूज़ नहीं करते। अब सुपर कंप्यूटर जो है मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करेगा। ठीक है, प्रोसेसर बाउंड एप्लीकेशंस इसमें आपको दिखेंगे। ठीक, फिर पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स उन्हें कहते हैं जहां पर मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग जो टेक्नोलॉजी है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को फास्टली सॉल्व करने के लिए काम में आती है और इसे ही पैरेलल कंप्यूटर्स या पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स कहा जाता है। ठीक, फिर हम चलेंगे, ये देखिए सीडैक आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये परम 10,000 सुपर कंप्यूटर इनके द्वारा बनाया गया जो कुछ इस तरह से दिखता है, आप इसे देख सकते हैं। तो इसका जो साइज़ है ये बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, रूम के साइज़ का है। इस तरह से आप एक क्लासिफिकेशन या देख कर याद कर सकते हैं। फिर इसमें क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर है, इसे मैं डायग्राम्स के थ्रू समझाता हूँ, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको। एक जो आपका सिस्टम बनाया जाता है जैसे कि लैन या वैन, लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट ऑफ नेटवर्क्स, ये बना दिया जाता है और सारे जो पीसीज होते हैं उन्हें जिन्हें क्लाइंट कहा जाता है। ठीक है, क्लाइंट और वर्क स्टेशन क्लाइंट,
दोनों हो सकते हैं। मतलब पीसी मतलब पर्सनल यूज़र हो गए, वर्क स्टेशन मतलब बल्क यूज़र। ये सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं? इस लैन से जुड़े हैं। इस लैन वैन या इंटरनेट ऑफ नेटवर्क्स को क्या किया जाता है? एक फाइल सर्वर होता है और एक डेटाबेस सर्वर होता है। यहाँ फाइल्स स्टोर होती है, यहाँ डेटाबेस स्टोर होता है, और जिन्हें भी एक्सेस करना है वो यहाँ पर जा करके यहाँ से फाइल और यहाँ से डेटा मंगा सकते हैं। तो एक ये क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है जो कि बड़े बड़े जगहों पर आपको देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा सर्वर कहलाता है और ये सभी जो इंडिविजुअल सिस्टम्स होंगे वो क्लाइंट कहलाएंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स की। आज के ज़माने में आप सभी परिचित हैं कि जो पाम टॉप कंप्यूटर होता था, पाम का मतलब होता है हथेली, जो ऐसे कंप्यूटर जो आपके हथेली पर आ जाएं वह आपका क्या कहलाता था? हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स में आते थे। ठीक है, जैसे कि आपका टैबलेट पीसी है, अभी आप यूज़ करते हैं टैबलेट्स वगैरह बहुत सारे आ गए हैं। देन पीडीए पॉकेट पीसी होता था, और अभी जो आपके हाथ में है जिससे आप यूट्यूब देख रहे हैं, जिसको आप कहते हैं स्मार्टफोन, ये भी आपका क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गैजेट है जो कि आजकल की विज्ञान की देन है बोल सकते हैं, और एक पॉकेट पीसी का ही ये क्या है? टाइप है। ठीक, हैंड हेल्ड में जैसे टैबलेट पीसीज हमने देखा, पीडीए पॉकेट पीसीज आने लगे थे, और अब जो आ गया है वो स्मार्टफोन आ गया है। ठीक, तो ये आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर थे। इनका बहुत सारा क्या किया हूँ मैं? एक टेबल बना करके, टेबल भी आपके लिए दे दिया हूँ कि आप टेबल से उनके फीचर्स को कंपेयर करते हुए पढ़ सकते हैं। तो ये टेबल आपको नोट्स में मिल जाएगा और आप वहाँ देख करके इसे पढ़ लीजिएगा। काफ़ी इसमें डिटेल लिखा हुआ है और जितनी मैंने आपको बातें बताई उनको मैंने एक जगह बना दिया है। अब हम चलेंगे कंप्यूटर का प्रोसेसर और उसकी मेमोरी आर्किटेक्चर को समझने कि उसका जो प्रोसेसर है और मेमोरी है वो कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो मेमोरी होती है, मेन मेमोरी जिसे आप रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन उसके बाद रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और फ्लैश होता है। सारे मेमोरीज को हम आगे देखने वाले हैं, अभी आप केवल समझ लीजिए। इसके बाद एक कैश मेमोरी होता है। तो 3 मेमोरी आपको दिखेगा, रोम दिखेगा आपको, रैम दिखेगा और कैश दिखेगा। ये तीनों के बारे में हम आगे देखेंगे। इतना समझ लीजिए कि ये एक मेमोरी सिस्टम को दिखाता है। फिर ये है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसमें कंट्रोल यूनिट रहेगा और एएलयू होगा। एएलयू के पास क्या होता है? रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर का मतलब आप समझते होंगे, हमारे कॉपी बुक टाइप का ही इनमें एक रजिस्टर होता है, जहाँ पर क्या होते हैं? इंफॉर्मेशंस, डेटा जा करके स्टोर होते जाते हैं। अलग अलग रजिस्टर है, जैसे एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पस के बहुत सारे रजिस्टर्स इसमें होते हैं। तो पर्टिकुलर रजिस्टर में पर्टिकुलर डेटा जा करके क्या होता है? स्टोर होता जाता है। फिर कंट्रोल यूनिट का काम बहुत सारा होता है। कंट्रोल यूनिट डिकोड करेगा, प्रोग्राम कंट्रोल करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, मेमोरी रजिस्टर्स, फिर इनपुट आउटपुट रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, इतने सारे इसमें भी रजिस्टर्स पाए जाते हैं। तो ये सारे का काम भी कंट्रोल यूनिट करता है। आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा। फिर इनके साथ में कनेक्टेड रहते हैं हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या क्या है? इनपुट डिवाइस की यदि मैं बात करूं तो इनपुट में आपका आ जाता है कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड के बाद आपका आ जाएगा माउस, देन आपका आ जाएगा जॉयस्टिक, हमने देखा था इसे, जॉयस्टिक मैंने आपको बताया हुआ है जब मैंने एमसीक्यूज कराया था, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका स्कैनर, ठीक, बारकोड रीडर, ठीक है, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस आपको दिखेंगे। अब हम आउटपुट डिवाइसेस की बात कर लें तो सबसे पहले तो आपका है मॉनिटर, देन आपका आ जाएगा प्रिंटर, ठीक है, मॉनिटर प्रिंटर हो गया। उसके बाद आपके जो और भी आप आउटपुट डिवाइसेस यहाँ देख सकते हैं, मेन को मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी यहाँ कनेक्ट रहते हैं, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। प्रिंटर्स का एक अलग से क्लास होगी, आप उसे ज्वाइन जरूर करिएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा कर ली, कंट्रोल यूनिट्स को भी हमने देख लिया था, एएलयू भी देख लिया था, और इंस्ट्रक्शन सेट वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रजिस्टर्स को मैंने आपको बता दिया, और ये कुछ फंक्शनल रजिस्टर्स हैं जैसे मेमोरी एड्रेस, मेमोरी बफर, प्रोग्राम कंट्रोल, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट आउटपुट, उनका फंक्शंस है, पढ़ लीजिएगा। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सारे चीज़ों को मैंने एक जगह लाने की कोशिश की है। प्रोसेसर की स्पीड जो होती है वह क्लॉक पे डिपेंड करती है, क्लॉक साइकिल्स पर। क्लॉक मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक पल्स जो होता है
1 सेकंड में जो इलेक्ट्रिक पल्स डिलीवर किया जाता है उसे ही क्लॉक साइकिल कहते हैं। और उस एक साइकिल में क्या होता है, परफॉर्म होता है कुछ ऑपरेशंस, ठीक है, जैसे एक बाइट ऑफ डेटा को एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी लोकेशन में ले जाना। तो ऐसे ही क्लॉक स्पीड निकाला जाता है जिससे प्रोसेसर की स्पीड पता चलती है। मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में आपका प्रोसेसर होता है, आप सभी इसको समझते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसर की। तो यदि टाइप्स ऑफ प्रोसेसर की बात की जाए तो आर्किटेक्चर के हिसाब से, उनकी बनावट के हिसाब से 2 यहाँ टाइप आपको दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपको दिखेंगे। अभी यहाँ जो 2 टाइप दिख रहा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है CISC, जिसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कहते हैं। इसमें जो लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट होगा, वेरिएबल लेंथ के इंस्ट्रक्शन होंगे, वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड होगा, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये पर्सनल कंप्यूटर्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। देन रिस्क होगा, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट होंगे, फिक्स्ड लेंथ का इंस्ट्रक्शन होगा इसमें, रिड्यूस्ड रेफरेंसेस टू मेमोरी टू रिट्रीव द ऑपरेंड्स, और मोस्टली यूज्ड इन वर्क स्टेशन। हमने देखा था अभी वर्क स्टेशंस क्या होते हैं। देन हम बात करें थर्ड टाइप की, EPIC, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग हमने देखा था कहाँ, हाई एंड सर्वर पे और वर्क स्टेशन पे, जहाँ पर ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और एक और होता है मल्टी कोर प्रोसेसर। यहाँ पर जो प्रोसेसर चिप होगी उस पर कोर जो होंगे वो मल्टीपल होंगे, एक कोर ना हो करके मल्टीपल होगा। मोर एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसिंग कोर्स, ठीक है, जितने अच्छे वो प्रोसेसर होगा उतने ही अच्छा उसमें एनर्जी एफिशिएंसी भी होगी। ये हाई एंड सर्वर्स और वर्क स्टेशंस में अगेन यूज़ किया जाता है। फिर ये आपके जो प्रोसेसर टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, फंक्शनल यूनिट होते हैं आपके सिस्टम की, और पूरे का पूरा ऑपरेशन इन्हीं पर बेस्ड होता है। हम बात करेंगे अगले मेन मेमोरी की, मुख्य मेमोरी। मेन मेमोरी, कंप्यूटर के पास एक टेम्परेरी स्टोरेज रहता है जो कि हार्डवेयर में उसके बना रहता है। तो टेम्परेरी स्टोरेज को ही मेन मेमोरी कहते हैं, या प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, या सिंपली मेमोरी कहते हैं। ये वोलेटाइल होता है, हमने देखा था, और रैंडम एक्सेस प्रॉपर्टी इसमें होती है, ठीक है। फिर हम बात करें स्टोरेज इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, मतलब स्टोरेज की कैपेसिटी को हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम उसको ले सकते हैं, मतलब कौन से स्टोरेज की क्या प्रॉपर्टी होती है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, डिजायरेबल है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी स्टोरेज में ये स्मॉल होता है, सेकेंडरी में ज़्यादा होता है। एक्सेस टाइम, फास्ट एक्सेस टाइम होना चाहिए, तो प्राइमरी में फास्ट होगा बट सेकेंडरी स्लो होगी। कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज, लोअर कॉस्ट पर बिट होना चाहिए, बट प्राइमरी का कॉस्टिंग ज़्यादा है हमने देखा था, और सेकेंडरी का कम है। वोलेटिलिटी, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, मतलब पावर जाने के बाद भी उसमें डेटा सेव होना चाहिए। तो कौन नहीं होता, प्राइमरी स्टोरेज नहीं होता, बट सेकेंडरी स्टोरेज वोलेटाइल होता है। एक्सेस, तो रैंडम एक्सेस होना चाहिए, आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्यूडो रैंडम एक्सेस होता है या सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब एक के बाद एक, किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहे हैं। देन हम बात करें मेमोरी कैपेसिटी की। तो मेमोरी कैपेसिटी जो होती है वह आपकी यूनिट्स होती है उसकी, ठीक है, कितने नंबर ऑफ बाइट्स एक मेमोरी जो है वो स्टोर कर सकती है। तो किलो बाइट्स में होगा, तो 1 किलो बाइट में होता है 1024 बाइट। अब आप समझ लीजिए, एक बिट 4 बिट का होता है एक निबल। ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था MCQs डिस्कशन में भी, बट आप देख लीजिए, 2 निबल या 8 बिट को 1 बाइट बोलते हैं। फिर 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स हो जाएंगे। मेगाबाइट में 10 टू द पावर 6, मतलब ये आपका 2 टू द पावर 20 बाइट्स होंगे, और गीगाबाइट्स में आपके पास 2 टू द पावर 30 बाइट्स होंगे। इस तरह से फिर आपका स्टोरेज जो है वो क्लासिफाई होता है। कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आप इन्हें भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की ओर। तो जो रैम है हमारा, वह चिप जो है वो वोलेटाइल मेमोरी को दिखाता है। रैंडम एक्सेस जरूर है लेकिन ये वोलेटाइल है, पावर जाने के बाद इसमें जो है मेमोरी जो है वो इसकी चली जाती है, ठीक है। रैंडम चिप्स को क्या करते हैं, स्पेशल सॉकेट्स में मदरबोर्ड में लगाया जाता है, इसमें सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, मतलब सिम्स मॉड्यूल्स में ये प्रोग्राम्ड रहता है, ठीक। रैम के बाद आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप है, मतलब ये सेकेंडरी स्टोरेज की तरह काम करेगा। डेटा जो स्टोर होगा वह रीड और राइट हो जाएगा और उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है।
रोम्स में जो प्रोग्राम स्टोरेज के लिए होगा, डेटा स्टोरेज होगा, वह चेंज नहीं होता और फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है। जैसे सिस्टम का बूट प्रोग्राम, ये बार बार होता है, जैसे ही आप सिस्टम को चालू करते हैं और बंद करते हैं तो बूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो रोम में सब स्टोर होता है। हम बात करें टाइप्स ऑफ रोम्स की, तो रीड ओनली मेमोरीज जो है वो आपके मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरीज होता है, जो कि डेटा जो है वो मैन्युफैक्चरर ही क्या करेगा, स्टोर करके देगा। बर्निंग ऑफ डेटा का मतलब डेटा को मेमोरी में स्टोर कराने को बर्निंग प्रोसेस कहते हैं, जलाना नहीं होता है यहाँ पर, ये कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। फिर यूजर प्रोग्राम्ड रोम होता है, जो कि या पी रोम आप बोलते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ई प्रोम होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें रीड ओनली प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को और उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। फिर आता है आपका UV-EEPROM, मतलब अल्ट्रा वायलेट EEPROM, ठीक है। ये एक EEPROM चिप का टाइप है जिसमें जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो इरेज हो सकता है। चिप को यदि आप यूवी रेज में, यूवी लाइट में, अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणों में आप रख देंगे तो। फिर एक आता है EEPROM, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या फ्लैश मेमोरी से कहते हैं, जिसमें कि डेटा स्टोर्ड जो है वो इरेज हो सकता है बाय हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स, उच्च वोल्टता की इलेक्ट्रिक पल्स के द्वारा उसे आप हटा सकते हैं। तो ये कुछ थे रोम के टाइप। बात करेंगे हम नेक्स्ट मेमोरी टाइप की, जो कि है कैश मेमोरी। इसे कैश पढ़ते हैं, कैच मत पढ़िएगा। कॉमनली यूज होता है जो मेमोरी प्रोसेसर स्पीड को मिसमैच है उसको क्या करने के लिए, उसको हटाने के लिए, ठीक है। बहुत फास्ट होता है ये, स्मॉल मेमोरी होती है। CPU और मेन मेमोरी के बीच हमने अभी देखा था, यहाँ पर आपका CPU था, यहाँ था आपका कैश, यहाँ था आपका रैम और सबसे ऊपर में था रोम। तो इस तरह से आर्किटेक्चर बना हुआ है। CPU और ये जो मेन मेमोरी है इनके बीच में ये कैश मेमोरी रहती है, ठीक है। और टेम्पररी फाइल्स को ये स्टोर करती है, एक्टिव डेटा और इंस्ट्रक्शंस को ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। इसका काम जो है कभी कभी पूछा जाता है। प्राइमरी मेमोरी का लिमिटेशंस की बात की जाए तो इनकी कैपेसिटी, क्षमता जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि कॉस्ट पर बिट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप हाई स्टोरेज का इसको नहीं बना सकते। नेक्स्ट इज वोलेटाइल, डेटा जो है पावर लॉस के साथ में खत्म हो जाता है। तो लिमिटेशंस के होने के कारण हमें सेकेंडरी स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी बात हम कर लिए हैं। इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। इसकी बात हम कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कैसे कैसे इनका वर्गीकरण है। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं मेरे, वो सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होंगे या फिर डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होंगे। अब सिक्वेंशियल एक्सेस में आपका मैग्नेटिक टेप है, जो बहुत पुराने उसमें यूज़ किया जाता था। आजकल ये मैग्नेटिक टेप वाला जो चलन है वो हट चुका है, आजकल आ गया है डायरेक्ट एक्सेस। इसमें आपका था मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। इनके बारे में हम देखने वाले हैं अभी। मैग्नेटिक डिस्क में आपको आएगा फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये दो हैं। हार्ड डिस्क भी 3 प्रकार के होते हैं, जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। फिर ऑप्टिकल डिस्क में ऑप्टिकल रीडर्स लगे होते हैं, जैसे CD रोम, CD रीडेबल, CD रीड राइटेबल एंड DVDs। और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस में फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड। फ्लैश ड्राइव मतलब हो गया आपका जो पेन ड्राइव है, ठीक है। तो इतनी सारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं सेकेंडरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मैंने आपको बताया कि जो पहले सीक्वेंस में एक बटा होगा, मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से उसमें रजिस्टर बने हुए हैं, तो पहले आप फर्स्ट में रीड कर पाएंगे, देन सेकंड में, देन थर्ड में। तो ऐसे सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होते हैं। डायरेक्ट एक्सेस में आप कोई सी भी, मान लीजिए आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 हैं, आपको सीधे 4 में जाना है, आप जा सकते हैं, तो डायरेक्ट एक्सेस वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। मैग्नेटिक टेप का जो बेसिक्स है वह यह है कि ये एक सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है, और सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होने के साथ साथ इसका जो टेप होता है, ठीक है, वो एक प्लास्टिक का रिबन स्ट्रक्चर होता है, जिसका जो साइज़ है वो 1/2 इंच, 1/4 इंच इसकी चौड़ाई होती है, और 50 से 2400 फीट, 2400 फीट तक की इसकी लंबाई होती है। प्लास्टिक रिबन को मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल से कोट किया जाता है, जैसे आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड। कभी ये पूछ ले आपसे, इनको याद रखिएगा। फिर डेटा जो है वो रिकॉर्ड होती है टेप में टाइनी इनविजिबल मैग्नेटाइज एंड नॉन मैग्नेटाइज स्पॉट की तरह, ठीक है। और जो कोटेड सरफेस होता है उसी में ही, और रील में इसे बांध करके, मतलब इसके ऊपर ऐसा लपेट करके रखा जाता है, आपने देखा ही होगा पुराने,
ठीक है, स्मॉल कार्ट्रिज और कैसेट के फॉर्म में। ठीक, अब हम बात करेंगे इनकी कैपेसिटी की। तो स्टोरेज कैपेसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है टेप का वो है डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी इनटू लेंथ, मतलब डेटा जो रिकॉर्ड हुआ उसकी घनत्व कितनी है और लंबाई। ठीक है, तो डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी जो है वो डेटा का अमाउंट है जो कि उसमें स्टोर होगा किसी गिवन लेंथ में, किसी गिवन लंबाई में। ठीक है, किसमें मेजर करते हैं इसको, बाइट्स पर इंच BPI में मेजर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक, फिर हम चलेंगे डेटा ट्रांसफर रेट की ओर। तो डेटा ट्रांसफर रेट जो होता है वो कैरेक्टर पर सेकंड को डिनोट करता है कि जो ट्रांसफर रेट जो मेजर होगा मतलब वो कौन से यूनिट में होगा, तो बाइट्स पर सेकंड में वो होगा BPS में। ठीक है, आपने देखा ही होगा आजकल मोबाइल में लिख के आता है KBPS, MBPS, बहुत अच्छा रहता है। तो ठीक है, आपका नेटवर्क अच्छा है, नेट की स्पीड अच्छी है तो MBPS रेट में आपका होता है। फिर मैग्नेटिक टेप ड्राइव होता है। ड्राइव को आप यहाँ समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये आपका ये आप देख लीजिए 1/2 इंच का टेप रील रखा हुआ है, आप समझ रहे होंगे ये टेप हो गया। ठीक है, ये टेप हो गया। फिर ये कार्ट्रिज है उसका, ये देखिए ये जो है वो ये उसका हो गया रील। ठीक है, ये कैसेट इस तरह से वो घूमता है, ये पूरा का पूरा इसे पूरे को कार्ट्रिज कहा जाता है। ठीक, फिर हम बात करेंगे मैग्नेटिक टेप्स का जो एडवांटेजेस है ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट मुझे तो नहीं लगता एग्जाम के लिए, और लिमिटेशंस भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क्स की। तो डिस्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोरेज उनमें होता है, और जो स्टोरेज होता है वो ट्रैक्स में होता है। ठीक है, ये जो देखिए ये ट्रैक कहलाता है, ये एक ट्रैक है, जैसे दौड़ में ट्रैक बना होता है ऐसे इसमें भी होता है। मान लीजिए कि यहाँ से फर्स्ट यहाँ मानते हैं लास्ट, तो इसमें 200 ट्रैक हैं मान लीजिए, तो ये 199वां ट्रैक कहलाएगा। और जो डिस्क का जो सरफेस होगा वो इनविजिबल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड होगा जिसे ट्रैक्स कहते हैं, और इन्हीं ट्रैक्स में क्या होता है जो स्टोर किया जाता है। ठीक है, फिर इसकी कैपेसिटी होती है लो स्टोरेज, हाई स्टोरेज, हाई कैपेसिटी, ये सब उतना आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस ये याद रखना है स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है। और एक सेक्टर कहलाता है ये, मान लीजिए इस पोर्शन को हमने चुना, इसे क्या कहेंगे, सेक्टर। सभी ट्रैक के जो है वो डिवाइड होते हैं फर्दर सेक्टर्स में, 8 या मोर सेक्टर्स हो सकते हैं एक ट्रैक में, और सेक्टर जो है वो 512 बाइट की मेमोरी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक, इसमें अब ये बहुत ज़्यादा इंटर ग्रुपिंग वाला है, इसे आप अभी अगर पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर एड्रेस की बात करें तो डिस्क एड्रेस क्या होता है, जहाँ पर डेटा स्टोर है उसका जो लोकेशन है उसे डिस्क एड्रेस कहा जाता है, और पर्टिकुलर सेक्टर नंबर होगा, उसका ट्रैक नंबर होगा, सरफेस नंबर होगा, जब डबल साइडेड डिस्क आपकी यूज़ होगी। इसे CHS एड्रेसिंग कहा जाता है, मतलब सिलेंडर हेड सेक्टर एड्रेसिंग। ठीक है, ये डिस्क ज्योमेट्री की तरह इसे और भी नाम से जाना जाता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेस को गुणा करना है किससे, नंबर ऑफ ट्रैक पर सरफेस से, नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक से, और नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर से। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करेंगे एक्सेस टाइम की। तो एक्सेस टाइम में 2 टाइम आपको याद रखना है, वन इज सीक टाइम एंड वन इज लेटेंसी। सीक टाइम वह समय होता है जो कि रीड राइट ऑपरेशन के हेड को, ठीक है, जिस भी ट्रैक पर लाना है उस ट्रैक पर लाने के लिए जो कमांड रिसीव होता है उसके लिए लिया गया समय है वो सीक टाइम होता है। दूसरा होता है लेटेंसी। इसका जो टाइम होता है कि जो स्पिन होती है, मतलब घूमने की जो उसकी गति होती है, कि जिस भी सेक्टर में हमको डेटा लेना है, रीड राइट हेड जहाँ पर जाना है वहाँ पर जो है उसकी पोजीशन और उसकी जो टाइम होती है वो टाइम कहलाती है लेटेंसी। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क एक्सेस टाइम में तीसरा होता है ट्रांसफर रेट की। यदि बात करें ट्रांसफर रेट हम देखें तो एवरेज एक्सेस टाइम, मतलब ट्रांसफर रेट इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू सीक टाइम और लेटेंसी। इनके कंपैरिजन में तो ये क्या है, नेग्लिजिबल है। और एक्सेस टाइम अगर आपको पूछा तो एवरेज सीक टाइम प्लस एवरेज लेटेंसी, इसको आप जोड़ दीजिए, ये एक फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं। फॉर्मेटिंग की बात कर लें तो डिस्क को फॉर्मेट करना मतलब उसमें डेटा को क्या करना, या तो वहाँ से डिलीट करना या फिर उसको रीप्रोग्राम करना। ठीक है, ये सारा काम कहाँ होता है, फॉर्मेटिंग के अंदर होता है। ठीक,
शब्द आप सुन लीजिएगा, शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक डिस्क की बात करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन, डेटा को डिस्क के अंदर या डिस्क से रीड राइट के लिए यूज किया जाता है, ठीक। और मैग्नेटिक डिस्क में डिस्क कंट्रोलर भी लगा आता है। मैग्नेटिक डिस्क का टाइप हमने देखा था क्लासिफिकेशन में, पहला था फ्लॉपी डिस्क और दूसरे थे हार्ड डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क जो है वह आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से वो दिखता है। मैं आपको सीधे डायग्राम पे ले चलूँगा। 5 होल 1/4 इंच का फ्लॉपी डिस्क है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का लेबल लगा होगा, किसने इसे बनाया है, यूज़र लेवल लगा होगा कि उसको क्या चीज़ इसमें स्टोर्ड है। ये जो है ये इसकी लंबाई को दिखा रहा है और ये इसकी चौड़ाई को दिखा रहा है, दोनों ही बराबर हैं। फिर राइट प्रोटेक्ट नॉच लगा होता है यहाँ पर। ये जो है ये ड्राइव स्पिंडल है जिसके ऊपर ये डिस्क जब चलती है तो यहाँ पर वो क्या होता है, घूमता है। फिर ड्राइव एक्सेस ओपनिंग इन जैकेट, ये ओपन करने के लिए है। फिर अपर्चर होता है, यहाँ से आप उसे देख सकते हैं, ठीक, खिड़की जैसा आप बोल सकते हैं। ये है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी अलग अलग टाइप के होते हैं। 3.5 इंच, अभी हमने देखा था 5 होल 1/4 इंच। इनके सारे साइज, इनका सरफेस, इनके ट्रैक्स और इनकी जो कैपेसिटी है वो मैंने लिख दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग कैपेसिटी की होती है। फिर हम चलते हैं हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क आप सभी समझते होंगे कि स्टोरेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में किया जाता है। तो 3 टाइप का हमने देखा था कि जिप, बर्नौली डिस्क, डिस्क पैक्स एंड विंचेस्टर डिस्क, ठीक है। जो जिप बर्नौली डिस्क है वो सिंगल हार्ड डिस्क प्लेटर में यूज़ किया जाता है प्लास्टिक कार्ट्रेज के साथ में, ठीक है। पोर्टेबल होगा या फिक्स्ड भी हो सकता है, दोनों टाइप का हो सकता है। फिक्स्ड टाइप जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का भाग होता है और परमानेंटली उसे कनेक्टेड रहता है। पोर्टेबल टाइप जो है वह हम बाहर भी निकाल करके उसे ले जा सकते हैं, ठीक है। डिस्क पैक्स क्या होते हैं, मल्टीपल या हार्ड डिस्क को एक ही सिंगल सेंट्रल शाफ्ट में माउंट किया जाता है। ये मल्टीपल या डिस्क पैक्स इन्हें कहा जाता है, ठीक है। पैकेट में बोल सकते हैं कि एक पैकेट में कई सारे डिस्क को एक ही स्पिंडल पर माउंट किया जाए, ठीक है। रिमूवेबल या इंटरचेंजेबल टाइप के होते हैं, ठीक है। इन्हें हटा करके दूसरे को भी वहाँ लगा दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे विंचेस्टर डिस्क की। ये भी मल्टीपल हार्ड डिस्क प्लेटर्स होते हैं सिंगल सेंट्रल शाफ्ट में माउंट। जो डिस्क ड्राइव होता है वो सील्ड होते हैं एक साथ और कंटेमिनेशन फ्री कंटेनर पे, और इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये इसकी एक खासियत होती है। फिर जो सरफेस होता है, सभी सरफेस सभी डिस्क का वो डेटा रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा ग्रेटर प्रिसीजन से, मतलब बहुत ही ज़्यादा सटीकता से, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी से इसमें डेटा स्टोरेज किया जाता है, रिकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक। फिर मैग्नेटिक डिस्क के आप एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को यहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछा नहीं जाएगा, बट मैंने आपको यहाँ नोट्स में लिख दिया है, ठीक है। इतने सारे डिस्क के बाद हमें पढ़ना है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क आपको पता ही होगा, आपने सीडी एक देखी होगी, इस तरह से रहती है। यहाँ पर जब इस सीडी को आप ड्राइव में इंसर्ट कराते हैं, सीडी ड्राइव में इंसर्ट कराते हैं, तो आपको क्या होता है, वहाँ पर एक ऑप्टिकल रीडर होता है जो लेज़र बीम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है, रिकॉर्ड करने के लिए या रीड करने के लिए डेटा को डिस्क से। लेज़र डिस्क या ऑप्टिकल लेज़र डिस्क भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। तो कभी आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। ये है इक्वल साइज सेक्टर में डिवाइड होते हैं, ट्रैक जो होता है, ठीक है। ट्रैक पैटर्न ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क एंड ट्रैक पैटर्न ऑन मैग्नेटिक डिस्क। ये मैग्नेटिक डिस्क का पैटर्न है और ये ऑप्टिकल डिस्क का पैटर्न है, ठीक। ये भी 2 टाइप का आपको डिस्क वहाँ दिखेगा। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो नंबर ऑफ सेक्टर्स इनटू बाइट्स पर सेक्टर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। 5.25 इंच का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और 650 MB तक के CD ड्राइव्स आपको वहाँ मिलेंगी, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जो है वो लेज़र बीम पर हमने देखा कि वर्क करता है। ये देखिए इसका ड्राइव का एक डायग्राम मैंने डाला हुआ है। ये ऑप्टिकल डिस्क है, आप इसे यहाँ पर रखते हैं और इसे जब अंदर आप इंसर्ट कराएंगे, ठीक है, उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका रीडिंग या रिकॉर्डिंग या फिर आपका राइटिंग का पर्पस किया जाता है,
ठीक है, ये आपका क्या है, ऑप्टिकल डिस्क का ड्राइव कहलाता है, पूरा का पूरा ये सेटअप। ठीक, अब ऑप्टिकल डिस्क के टाइप्स को देख लेते हैं। पहला टाइप तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, दैट इज CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये शाइनी होते हैं, सिल्वर कलर के मेटल डिस्क होता है, 5 होल 1/4 इंच का डाया होगा और 650 MB की इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ठीक, सेकेंड है आपका वार्म डिस्क या CD रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल मतलब इसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब ये आपका यदि आपने इसमें एक बार रिकॉर्डिंग कर ली तो रिकॉर्डिंग के बाद इसमें क्या हो जाता है, आप जो अपना डेटा है या जो भी आपकी रिकॉर्डिंग्स है वो यहाँ सेव हो जाती है। ठीक है, फिर हम चलेंगे और एक टाइप में जिसका नाम है CD रीड एंड राइट। अब इसमें रीड एंड राइट में CD राइट तो होगा और उसकी सेम कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी सेम होगी। ठीक है, ये रिकॉर्डेबल रहते हैं, CD जो है वो रिकॉर्डेबल ड्राइव्स में अटैच रहते हैं या आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं और इसमें इरेज करके इसमें फिर से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मतलब ये क्या हो सकते हैं, आपके री रिकॉर्डिंग इसमें पॉसिबल है। एक बार आप रिकॉर्ड कर लिए, फिर से आप उसे डिलीट करके फिर से रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक, फिर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका DVD। इसे डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि ऑप्शन में आपको दोनों दिखेंगे तो दोनों में से कोई एक आप ले लीजिएगा, या तो वो डिजिटल वीडियो डिस्क बोलेगा या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलेगा। इसकी जो कैपेसिटी होती है वह बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि एज़ कम्पेयर टू CD 4.7 GB और 8.5 GB तक के आपको DVDs मिलते हैं। ठीक है, मतलब लार्ज डेटा स्टोरेज के लिए आपको ये मिलेगा। ऑप्टिकल ड्राइव्स का एडवांटेजेस आप यहाँ देख लीजिएगा और लिमिटेशंस भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये उतना ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हम चलेंगे नेक्स्ट हमारे फ्लैश ड्राइव्स, जिन्हें आप पेन ड्राइव्स कहते हैं। पेन ड्राइव आपने देखा होगा, एक छोटा सा पेन स्ट्रक्चर रहता है। ये स्ट्रक्चर आपके कहाँ, CPU के USB पोर्ट में जा करके इसे आप लगाते हैं और यहाँ इसमें स्टोरेज करते हैं या डेटा यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, USB स्टोरेज होता है। USB का फुल फॉर्म यदि पूछे तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, इसका जो अवेलेबल स्टोरेज है वो तो खैर अभी इसमें 8 GB लिखा हुआ है, बट अभी तो बहुत 32, 64, 128 GB तक के आपके पेन ड्राइव जो है वो अवेलेबल हो गए हैं मार्केट में। ठीक है, फिर हम चलेंगे मेमोरी कार्ड या SD कार्ड, इसे आप बोलते हैं, MMC भी कहा जाता है। ये आपको पहले जो फ़ोन आते थे या अभी भी जो स्मार्टफोन्स वगैरह हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक काले कलर का एक कार्ड जैसा रहता है, आपने देखा होगा। इसमें मेमोरी चिप लगी होती है और वो मेमोरी जो है वो आपको यूज़ होती है। इसके अलावा फोन, कैमरे में आप और म्यूज़िक प्लेयर्स वगैरह में आप इसे इस्तेमाल करते हैं। अगेन 8 GB, बट इसमें भी एक्सटेंशन हो चुका है। ठीक है, फिर है मास स्टोरेज डिवाइस। मास स्टोरेज में आपका नाम याद रख लीजिए, बस ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आपको। डिस्क एरे, ऑटोमेटेड टेप लाइब्रेरी और CD रोम जुक बॉक्स, जो कि एक CD रोम के सेट की तरह काम करता है। इनका जो स्लो होते हैं, लेकिन एवरेज एक्सेस टाइम्स जो इनका होता है वह स्लो होता है। ठीक है, और स्टोरेज जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। एरे भी आपका वही है, डिस्क एरे। ये देखिए, ये रेट कंट्रोलर है। मल्टीपल डिस्क को आप यदि इस तरह से एक क्या बोले, एक चैम्बर में या एक सेगमेंट में जमा लें और उसे क्या करें, उसे अपने कंप्यूटर पर लगा ले या उसको एक्सेस कराने के लिए दिया जाए, तो ये क्या कहलाता है, रेड यूनिट कहलाता है। ठीक है, डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। ये लास्ट, ये आपको हायरार्की याद रखना है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब हायरार्की में आप ध्यान से देखिए, सबसे नीचे आपको सबसे ज़्यादा स्टोरेज वाले डिवाइसेस दिखेंगे, जैसे मास स्टोरेज डिवाइस, टेप लाइब्रेरी हमने देखा, CD जूक बॉक्स, तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज इनका होगा। फिर ऑफलाइन होंगे, डायरेक्ट एक्सेस होगा, सिक्वेंशियल एक्सेस होगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे मैग्नेटिक टेप हमने देखा, फ्लॉपी डिस्क देखा, जिप डिस्क देखा, वॉर्म डिस्क, ये सारे क्या है, उनके बाद आएंगे। फिर हार्ड डिस्क का नंबर आता है, ऑनलाइन, डायरेक्ट एक्सेस, सिक्वेंशियल एक्सेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यहाँ आएंगे। फिर आपकी होती है मेन मेमोरी और लास्ट में होती है कैश मेमोरी। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आपकी जो कैपेसिटी है वो छोटी कम होती जाएगी, एक्सेस टाइम फास्ट होता जाएगा और
कॉस्ट पर बिट स्टोर्ड बढ़ता जाएगा। मतलब कैच मेमोरी का सबसे ज़्यादा हाई कॉस्ट आपको दिखेगा, ठीक है। एक बिट को स्टोर कराने के लिए जो कॉस्ट होगा वो कैच मेमोरी का सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी, एक्सेस टाइम कम होगा, लेकिन कॉस्ट जो है वो कम होता जाएगा। तो ये एक छोटा सा चार्ट आप बना लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जब आप मेमोरी को पढ़ते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अगले एक और टॉपिक के साथ जो कि हमारे इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर के सिलेबस का सीजी व्यापम मंडी भर्ती परीक्षा के लिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।